वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का संस्था की ओर से संचालित की जाने वाली यूट्यूब चैनल पर लगने वाली ऑनलाइन क्लास में। आपसे पहले का जो वीडियो था उसमें अपन ने छोड़ा था लास्ट टॉपिक आवर्तबीजी पादपों में जनन के प्रकार। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन का प्रकार। आवर्तबीजी पादपों में अगर हम जनन देखें तो मुख्य दो प्रकार से संपन्न होता है। एक तरीका है अलैंगिक जनन और दूसरा तरीका है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर कुछ चुनिंदा जीवों को छोड़कर जिन भी जीवों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उनका जो लाइफ साइकिल है ये निश्चित अवधि के लिए है, कुछ समय से लेके और कुछ वर्षों तक ये संपन्न होता है। उसके बाद सृष्टि पर उत्पन्न होने वाले हर एक जीव को नष्ट होना पड़ता है। प्रत्येक जीव अपने स्वयं के शरीर के नष्ट होने से पहले अपनी जाति के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव जाति के जीवों के अंदर गुण पाया जाता है ताकि उनकी जाति का स्थायित्व बना रहे। यही जो अपन प्रकार पढ़ रहे हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन के जो प्रकार हैं ये वही मेथड हैं जो किसी भी जाति के जीव के स्थायित्व को बनाए रखते हैं। अलैंगिक जनन की बात करें, नाम से पता चलता है देखो अलैंगिक और लैंगिक जनन, इनमें मुख्य अंतर क्या है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हम आवर्तबीजियों में पढ़ रहे हैं इसलिए हम आवर्तबीजियों की बात कर रहे हैं। बाकी इन विधियों के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले लगभग सभी जीवों के अंदर जन्म संपन्न होता है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें दोनों विधियों से जनन होता है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें लैंगिक जनन होता है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की भी बहुत सारी विशिष्ट विधियां हैं जिनको आगे हम अलग से विशिष्ट विधियों वाले अध्याय में अध्ययन करेंगे। मोटे तौर पर अपन ये देखें कि अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। नई संतति का जो निर्माण होता है केवल उसके निर्माण में केवल एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर किसी प्रकार का कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ना ही अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मकों का संलयन होता है। अब कहीं के आपके कन्फ्यूज हो अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों का संलयन, या आपने पहले वाली क्लासों में पढ़ा है, कुछ देर बाद हम इसके मामले में यहाँ डिस्कस भी करते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो जीवों का होना जरूरी है, या अगर जीव एक ही है तो उसके अंदर जो नर और मादा दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन, जीव के शरीर में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उस अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है, उन युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों के संलयन होने से द्विगुणित जायगोट बनता है। यही जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। बनने वाला यही एम्ब्रियो या भ्रूण आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है या उसका परिवर्धन करता है। लैंगिक जनन से जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उनके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है क्योंकि वो दो अलग अलग जीवों के शरीर से बनते हैं। किसी भी एक जीव के निर्माण में जब दो जीव भाग लें तो सीधी सी बात है बनने वाले जीव का संगठन न इसके जैसा होगा न इसके जैसे होगा। इन दोनों जीवों के संगठन से नए जीव का निर्माण होगा तो ये इन दोनों से अलग प्रकट होगा, न इसके जैसा और न इसके जैसा। इनका उसका जीव का जेनेटिक मटेरियल इन दोनों से मैच खाएगा। अलैंगिक जनन की प्रोसेस के अंदर चूंकि एक अकेला जीव ही नए जीव को जन्म दे रहा है तो जो नया जीव जो बन रहा है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा या आनुवांशिक संगठन होगा उस जीव के समान होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से बनने वाले जो जीव हैं ये क्लोन कहलाते हैं। ये हूबहू मात्र जीव के समान होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन की प्रक्रिया में बनने वाले जीव कभी भी क्लोन नहीं होते। ये कुछ लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ने सामान्य बातें की, विस्तार पूर्वक इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। यह जनन की वह प्रक्रिया है जिसके बारे में भी अपन ने बात कर लिया। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मकों का संलयन नहीं होता। न ही तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसे एसेक जनन भी बोलते हैं, जिसको एपोमिक्सिस मैंने यहाँ लिखा है। एसेक जनन या एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। बहुत सारी अलैंगिक जनन की ऐसी विधियां हैं जिनको हम विशिष्ट जनन की विधियों के नाम से जानते हैं। उन्हीं विधियों में से एक एपोमिक्सिस या एसेक जनन भी एक मेथड है जो अलैंगिक जनन का ही प्रकार है।
क्योंकि यहाँ पर इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये असंग जनन की जो प्रक्रिया है ये अलैंगिक जनन है, लेकिन ये लैंगिक जनन की तरह व्यवहार करता है, या लैंगिक जनन का ये अनुहारक है। एपोमिक्सिस शब्द की बात करें तो एपोमिक्सिस दो शब्दों से मिलकर बना है। एपो जिसका मतलब है विदाउट, और मिक्सिस जिसका मतलब है मिक्सिंग। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में गैमेट्स का मिक्सिंग होती है, गैमेट्स आपस में मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में युग्मकों का सैलयन होता है, युग्मकों के सैलयन से ही द्विगुणित जाइगोट बनता है। लेकिन यहाँ पर विदाउट मिक्सिंग, बिना युग्मकों के सैलयन के ही प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एपोमिक्सिस की प्रक्रिया में युग्मकों का सैलयन तो नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह एम्ब्रियो बढ़ रहा है लैंगिक जनन में, वैसे कहीं ना कहीं कोई एम्ब्रियो जैसी प्रक्रिया यहाँ डेवलप हो रही है। इसलिए अपन इस पर थोड़ा सा जोर दे रहे हैं। हालांकि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में प्रथम यूनिट का जो चौथा अध्याय है उसमें पादपों में पाई जाने वाली विशिष्ट जनन की विधियों में इन सब विधियों का आप विस्तृत पूर्वक अध्ययन करें। ये एपोमिक्सिस है, इसकी जानकारी सबसे पहले विंकलर ने दी थी 1908 में। इसे एस्टेरेसी कुल की कुछ जातियों और घास कुल के पौधों में देखा जा सकता है। असंग जनन या एपोमिक्सिस का जो मुख्य लक्षण है वो ये है कि इसमें जो जनक है उस जनक से आनुवांशिक तौर पर समान पादप तेजी से या शीघ्रता से गुणन कर लेते हैं। बहुत जल्दी से बहुत सारे पादप एक ही पौधे से जल्दी जल्दी तैयार कर लिए जाते हैं, अर्थात एक जैसे कई पौधे असंग जनन की प्रक्रिया में जल्दी से तैयार हो जाते हैं कम समय में। अच्छा, जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल के तौर पर यूं मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास कोई प्लांट है, इस प्लांट को अपन ने काम में लिया है, इस प्लांट की ये शाखाएं हैं, ठीक है, इस प्लांट की ये शाखाएं हैं। अब इस प्लांट के अंदर ये प्लांट हमें बीज दे रहा है, हालांकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इसके अंदर भ्रूण और बीज बन रहा है, तभी तो ये अनुहारक है लैंगिक जनन का। अब ये प्रोसेस कैसे हो रही है इसकी अपन आगे बात करेंगे। अब इसी पौधे से अपने को जो बीज मिले उनसे अपन ने नई संततियां तैयार की। तो ये जो बनने वाली संततियां हैं, ये बहुत सारी संततियां जो हमारे पास बन गई, इनका जेनेटिक मटेरियल हूबहू इसी मात्र पौधे के समान है। इसलिए इन सभी पौधों के या समूह को, इन सभी पौधों के समूह को क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाएगा। इस प्रकार मतलब यहाँ थोड़ा सा नजर मारे, ये जो पौधे हैं, ये जो मात्र पौधा है, इस मात्र पौधे से इसके जैसे ही बहुत कम समय में इसके जैसे ही बहुत सारे पौधे तैयार किए जाते हैं। इन सभी पौधों की आबादी या समूह को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। इनके समूह को क्लोन कह रहे हैं, और इनका जो प्रत्येक सदस्य है, हर एक सदस्य को क्या कहा जाता है? रेमेट कहा जाता है। हर एक सदस्य क्या कहलाएगा? इसका रेमेट कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर अलैंगिक जनन के प्रकारों में। क्योंकि हम आवर्तबीजीय में जनन पढ़ रहे हैं, आवर्तबीजीय में जनन में हमने सबसे पहले अलैंगिक जनन शुरू किया है। तो अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें जो अलैंगिक जनन है ये दो तरीकों से संपन्न होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में अलैंगिक जनन के भी दो मेथड हैं। एक विधि है एनिसेक बीजता या जिसे एग्मोस्पर्मी कहा जाता है, और जो दूसरी विधि है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोक्रिएशन जिसे कहा जाता है। तो चूंकि जब हम अलैंगिक जनन को पढ़ रहे हैं तो अब हमें एग्मोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की भी बातें करनी होंगी। ध्यान रहे, अभी मैंने आपको बता दिया, जब आप जनन की विशिष्ट विधियां पढ़ोगे तो एपिमिक्सिस के साथ साथ आप एग्मोस्पर्मी भी पढ़ोगे और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आने वाले आगे के अध्याय में पढ़ोगे। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को इनकी कुछ सामान्य बातें यहाँ पर अपने को करनी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्मोस्पर्मी या एनिसेक बीजता की, एनिसेक बीजता की। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में अलैंगिक जनन की एक विधि है एनिसेक बीजता। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, एग्मोस्पर्मी शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ए गैमस और स्पर्मा। एब्सेंट यानी बिना, गैमस यानी फर्टिलाइजेशन बिना निषेचन के, और स्पर्मा यानी बीज। जब बिना निषेचन के ही पौधे में या पुष्प में जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एग्मोस्पर्मी या एनिसेक बीजता कहा जाता है। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप में परिवर्धन तो बीज के द्वारा, डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे दे सकते हैं भाई, जो पौधे का परिवर्धन हो रहा है, हमें जो पौधा प्राप्त हो रहा है, इस पौधे को हमने किससे प्राप्त किया? बीज से प्राप्त किया। शाखा या पत्ती या और कोई पौधे का भाग हमने काम में नहीं लिया, पौधे से हमें बीज तो मिला है, और जो नया पौधा हमने तैयार किया है वो बीज से ही किया है। लेकिन पौधा अर्धसूत्रीय विभाजन एवं युग्मकों का सैलयन इसके अंदर नहीं हो रहा। बिना युग्मकों के सैलयन, बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के भ्रूण बनता है, उसी भ्रूण से बीज बनता है। उसी बीज से अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं?
नया पौधा प्राप्त कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, हमने जो पौधा प्राप्त किया है उस पौधे का जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन किसकी सहायता से हो रहा है, बीज की सहायता से हो रहा है। लेकिन उस बीज के निर्माण में जैसे के ही कोई भी एक सेल एम्ब्रियो का निर्माण करती है। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो भ्रूण बनने के लिए क्या चाहिए, जायगोट चाहिए। जायगोट का निर्माण किससे होगा, युग्मकों के सैलेन से। युग्मक कब बनेंगे, जब जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये सारी प्रोसेस संपन्न हो, दो अलग अलग जीवों में युग्मक बने, उनका सैलेन हो, फिर जायगोट बने, वो एम्ब्रियो बनाए। सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई है। तो लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी एक सेल, कोई भी एक सेल, द्विगुणित बीजाणुद्भिद की कोई भी एक सेल एम्ब्रियो सीधा ही भ्रूण का निर्माण कर लेती है। वो न्यू सेल्स की सेल भी हो सकती है, इंटेगुमेंट या अध्यावरण की सेल भी हो सकती है, वो कोई एंटीपोडल सेल भी हो सकती है। कोई सी भी एक बीजांड की कोशिका आगे चलकर भ्रूण बना लेती है जो बीज का निर्माण कर देता है। कोई भी द्विगुणित सेल मैंने यहाँ दिखाया है, ये एक सेल है, यही सेल आगे चलकर द्विगुणित एम्ब्रियो बना देगी। एम्ब्रियो का बनना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जीव अलग अलग होते हैं या एक ही जीव के शरीर के अंदर अलग अलग नर और मादा सेक्सुअल ऑर्गेन होते हैं। जो नर सेक्स ऑर्गेन है, इन नर जनन कोशिकाओं में नर युग्मकों का निर्माण होता है। जो मादा सेक्स ऑर्गेन है, उन जनन कोशिकाओं में फीमेल युग्मकों का या मादा युग्मकों का निर्माण होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या नर एवं मादा युग्मकों के सैलेन से जायगोट बनता है। इसी जायगोट के विभाजन से आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो आगे चलकर सीड बनाता है। यही सीड विकसित होकर या परिवर्तित होकर प्लांट का निर्माण कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, क्योंकि हमारे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यह प्रक्रिया देखने को मिल रही है। एगोस्पर्म की बात करें तो यह भी, इसकी भी कई सारी विधियां हैं। उनमें अपन मुख्य दो विधियों की बात कर लेते हैं, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी पढ़ने के लिए अपन बीजांडकाय की और मेगास्पोर मदर सेल की बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले एक बार अपने को वहां नजर डालनी पड़ेगी, ताकि अपने को पता होना चाहिए कि भाई पुष्प के अंदर मुख्य जननांग कौन कौन से होते हैं। अगर हम एक आवर्तबीजी पौधे के पुष्प की बात करें तो आवर्तबीजी पौधे का जो पुष्प है वो जननांग धारण करता है। नर और मादा जो जनन अंग हैं, जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे या नई संतति का निर्माण करेंगे, ये पुष्प में ही मौजूद होते हैं। अब अगर हम एक द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण लें तो उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों मौजूद होते हैं। नर जननांग क्या कहलाता है, देखो नर जननांग को कहा जाता है पुमंग। नर जननांग को क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। पुमंग का जो प्रत्येक सदस्य होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग ये एंथ कहलाता है और थैलेमस पर ये पूतंतु की सहायता से जुड़ा, ये धागेनुमा संरचना की सहायता से जुड़ा हुआ पुंकेसर का भाग फिलामेंट कहलाता है। इसी एंथ के अंदर परागकण बनते हैं। यही परागकण नर युग्मक के वाहक होते हैं, जो परागण की प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाने के लिए काम करते हैं। दूसरा हम बात करें, ये सारा का सारा पार्ट फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। दूसरा हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो इसके अंदर देखो इसका जो प्रत्येक सदस्य है, इसका प्रत्येक सदस्य कहलाता है अंडम। इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, अंडम कहलाता है। इसको स्त्री केसर भी बोला जाता है। अब इसके तीन भाग होते हैं। इसका जो शीर्ष भाग होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। शीर्ष भाग के नीचे लंबी नली जैसी संरचना होती है, उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र के नीचे का ये जो फूला हुआ भाग है इसे कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा की सहायता से बीजांड जुड़े होते हैं। इन्हीं बीजांडों के अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। मादा युग्मकोद्भिद में ये 7 कोशिका की अवस्था होती है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मुख्य कोशिका, ये कुल 7 कोशिकाएं होती हैं। इन 7 कोशिकाओं में ये दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती हैं और ये एग सेल होती है। ये प्रतिध्रुवीय या एंटीकोडल सेल्स होती हैं। ये सेंटर में दोनों ध्रुव केंद्रक होते हैं। तो बनने वाले इस मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के अंदर, इसको एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश भी कहा जाता है, ये 7 कोशिका और 8 केंद्रकों वाली अवस्था होती है। ये एग सेल है। यही एग सेल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में नर युग्मक के साथ संलयित होगी। जब एंथर का स्फुटन होगा, परागकण यहाँ से निकलेंगे। अंकुरित परागकण जिसे नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है, ये वर्तिकाग्र पर आएगा। यहाँ से
कणों से एक परागनलिका निकलेगी जो वर्तिकाग्र से होती हुई अंदर अंडाशय में प्रवेश करेगी। अंडाशय से होती हुई ये यूं बीजांड में जाएगी। इसके अंदर जो नरयुग्मक मौजूद होंगे, यही नरयुग्मक यहाँ जब अंदर प्रवेश करेंगे तो एक नरयुग्मक एग सेल के साथ संलयित हो जाएगा। एग सेल का केंद्रक और नरयुग्मक का केंद्रक संलयित होकर ही जाइगोट बनाएंगे। यही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा और इसी से आगे चलकर क्या बनेगा, सीड या बीज बनेगा। ये एम्ब्रियो सीड में मौजूद रहता है और ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल या बीजांड है, ये संपूर्ण बीजांड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है। अब हमने इसकी बात इसलिए कर ली यहाँ क्योंकि मैं एपोस्पोर में तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि बीजांड काय की कोई सेल भ्रूण का निर्माण कर देती है। अगर हम बीजांड काय की बात करें तो ये कहाँ है, बीजांड काय वाली संरचना में कहाँ देखने को मिलेगी, उसका जो मादा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें हमने जिस अंडाशय की बात की उस अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा की सहायता से जो बीजांड लगे होते हैं। जब इस बीजांड की संरचना हम देखते हैं तो बीजांड का जो सबसे बाह्य आवरण है, ये सबसे बाह्य आवरण इंटेगुमेंटम कहलाता है, जो दो लेयरों से बना होता है, आउटर इंटेगुमेंटम और इनर इंटेगुमेंटम। इंटेगुमेंटम या अध्यावरण के नीचे का जो भाग है, ये वाला भाग, ये बीजांड काय कहलाता है, जो बहुत सारी विभाजनशील कोशिकाओं से बना होता है। ये भोजन संचित करके भी रखती है। इसके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, या इसके बीजांड काय के अंदर की तरफ कोई एक भित्ति की कोशिका आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण करती है। लेकिन अब क्या होगा, एपोस्पोर में क्या होगा, ये जो न्यू सेल्स है या बीजांड काय है, इसी बीजांड काय की बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं बीजांड काय में। इन्हीं में से कोई एक कोशिका, ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं सभी, इन्हीं में से कोई एक कोशिका क्या करेगी, भ्रूण का निर्माण कर देगी। बिना निषेचन के युग्मकों का सैलन भी नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस भी संपन्न नहीं हुई, बिना अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक बनेगी ये द्विगुणित कोशिका स्वयं ही आगे चलकर क्या बना देगी, एम्ब्रियो बना देगी। तब इसे क्या कहा जाएगा, एपोस्पोरी। अपन ये कह सकते हैं कि जब बीजांड काय की कोई सेल भ्रूण का निर्माण करे तो इसे एपोस्पोरी कहा जाता है। ध्यान रहे, एपोस्पोरी एग्मोस्पोरी का ही, एग्मोस्पर्मी का ही प्रकार है। डिप्लोस्पर्मी में क्या हो रहा है, अपन ने जो एम्ब्रियो से क्या भ्रूण कोश की बात करी थी, इस भ्रूण कोश का निर्माण इसकी भित्ति की कोशिका से होता है। ये जो न्यू सेल्स है, इसके बीजांड की जो भित्तीय कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक भित्तीय कोशिका आगे चलकर अपने आकार को, जीवद्रव्य को गाढ़ा कर लेती है, आकार बढ़ा लेती है और जीवद्रव्य गाढ़ा कर लेती है। उसको ओर्कियोस्पोरियल सेल या परपसु कोशिका कहा जाता है। यही कोशिका आगे चलकर एम्ब्रियोसेक का निर्माण करेगी। लेकिन होगा क्या, मेगास्पोर मदर सेल जो एम्ब्रियोसेक बना रही है, वह एम्ब्रियोसेक बनाने के बजाय सीधा का सीधा क्या कर लेगी, भ्रूण ही बना लेगी। तो पंडित को यहाँ लिखा भी है, ये द्विगुणित कोशिका है, कोई भी एक सेल है, वहाँ बीजांड के अंदर कोई भी एक सेल है जो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगी, एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट कर लेगी, और एम्ब्रियोसेक ही आगे चलकर क्या बना देगा, भ्रूण बना देगा बिगर फर्टिलाइजेशन के। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिप्लोस्पोरी कहलाएगी। तो इस तरह हमने ये पढ़ा एनिसेक बीजता। एनिसेक बीजता एक विधि थी, किसकी अपन बात कर रहे थे, आवर्तबीजी में एलिंगजन की बात कर रहे थे, जिसके दो मेथड पढ़ने पड़े। एक पढ़ा अपन एग्मोस्पर्मी और दूसरा पढ़ेंगे अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम बात करते हैं कायिक परिवर्धन की। बात कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन की बात करेंगे अपन। एलिंगजन की दूसरी विधि कायिक जनन। अब से पहले अपन ने एनिसेक बीजता के बारे में पढ़ा में, पौधे के बीज के अलावा हम किसी अन्य भाग को काम में लेंगे, चाहे तो हम तने को काम में ले लें, चाहे जड़ को काम में ले लें, चाहे हम पत्ती को काम में ले लें, चाहे पौधे से उत्पन्न किसी कलिका को, शाखा पर उत्पन्न किसी कलिका को काम में ले लें, लेकिन बीज को काम में नहीं ले सकते। एनिसेक बीजता में हमने पढ़ा था कि बीज से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में या प्रोपगेशन की प्रक्रिया में बीज काम नहीं आ रहा। जब पादप का प्रवर्धन बीज के अलावा, बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग से हो, तो उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक परिवर्तन कहा जाता है। इसमें पौधे की किसी भी संरचनात्मक इकाई को बीज के स्थान पर काम में लिया जाता है। तो जिस संरचनात्मक इकाई को बीज के स्थान पर नया पौधा प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाए, उस इकाई को प्रोपेगुल कहा जाता है। इस प्रोपेगुल के रूप में या संरचनात्मक इकाई के रूप में हम पौधे का कोई सा भी भाग, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो या कलिका हो, उसको काम में ले सकते हैं। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके भी दो मेथड हैं या इसकी दो विधियां हैं। एक विधि है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
और दूसरी विधि है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो नेचुरल है ये प्राकृतिक विधि है, ये प्रकृति में स्वयं पादपों के द्वारा संचालित होती है। और ये जो आर्टिफिशियल विधि है इसको मनुष्य कृत्रिम तरीके से संपन्न करवाता है। ये स्वयं अपने आप संपन्न नहीं होती, मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे पुष्पीय पादप है, फल सब्जियों वाले पौधे हैं, ऐसे पौधे प्राप्त करने के लिए कृत्रिम तकनीक को मनुष्य द्वारा काम में लिया जाता है पादप। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, उसके बाद हम आर्टिफिशियल पढ़ेंगे। ये नेचुरल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है इसमें हम पौधे के कोई से भी अंग, जब हम तने की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि तने कई प्रकार के होते हैं। अगर हम तनों का रूपांतरण पढ़े, मॉडिफिकेशन हम पिछले वाली क्लासों में हमने पढ़ा है कि तने के मुख्य जो मॉडिफिकेशन है उसमें एक है भूमिगत तने, एक है अर्धवायवीय तने और एक है वायवीय तने। सबके हम अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर डालकर समझने की चीज़ें नहीं हैं, ये सब सामान्य बातें हैं क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल हैं। इनको सबको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे तने के अगर हम बात करें तने के, तो तने के जो मॉडिफिकेशन है ये हमें याद रखने पड़ेंगे। इनके जो एग्जाम्पल हैं ये हमें याद रखने पड़ेंगे। जो भूमिगत तने हैं ये भूमिगत तने कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये भी हमें याद रखने पड़ेंगे। अब कंद, सलकंद, घनकंद, परकंद ये हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर भूमिगत तनों की बात करें तो देखो ये तने के वे भाग हैं, यानी मतलब भूमिगत तने वे तने हैं जो जमीन की सतह के अंदर मौजूद होते हैं। जो वायवीय वाला भाग है इस वाले पार्ट के बजाय जमीन के जो अंदर वाला पार्ट है इसमें हमारे को ये तने देखने को मिलेंगे। भूमिगत तनों में है कंद, सलकंद, घनकंद और प्रकंद। ये चारों प्रकार तने के भूमिगत तनों में आते हैं। इनमें से किसी का भी उपयोग हम नया पौधा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कंद में हम बात करें आलू या हाथीचक, इसके एग्जाम्पल हैं, मैं आपको विकसित होती है। अगर इस कलिका वाले भाग को हम यहाँ से काट लें, इस भाग को काट के हम जमीन में रोपित करने क्या कर लिया, नया पौधा तैयार कर लिया। ऐसा ही अगर हम दूसरा बात करें सलकंद की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है प्याज, लहसुन और लिल्ली। लहसुन तुमने देखा होगा, प्याज भी तुमने देखा है। लहसुन के अंदर ये लहसुन भूमिगत तने का रूपांतरण है, तने का भूमिगत रूपांतरण है। लहसुन जिसको अपनी भाषा में, अपनी सामान्य भाषा में लहसुन का जो कर देगी। इसी तरह अगर हम घनकंद की बात करें, अरबी को भी अगर हम कुछ समय के लिए जमीन में दबा के छोड़ दें तो ये भी नया पौधा तैयार कर देगी। इसी तरह अदरक को अगर हम कुछ समय जमीन में दबा के छोड़ें, जैसे मान लो अनियमित आकार की संरचना होती है अदरक की, इस तरह हमने इसको जमीन में दबाया, कुछ समय बाद इसमें जो कलिकाएं हैं विकसित होंगी, यहाँ से रूट्स निकलना शुरू होंगी और ये नया पौधा तैयार कर देगी। तो इस तरह भूमिगत तने के जितने भी रूपांतरण हैं इनसे हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम अर्धवायवीय तनों की। अर्धवायवीय तनों में कौन कौन से आते हैं? अर्धवायवीय तनों के प्रकार हैं ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, अंतर भूस्तरी और भूस्तरी। ये सभी भाग अर्धवायवीय तने के रूपांतरण या अर्धवायवीय तने के प्रकार हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें ऊपरी भूस्तरी की बात करें तो देखो हमने जो दूब घास अपन देखते हैं ये ऊपरी भूस्तरी का एग्जाम्पल है। इसको ऊपरी भूस्तरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जमीन की सतह के जस्ट ऊपर, इसका कुछ पार्ट जमीन की सतह के, इसका जो भाग है तना है ये जमीन की सतह के ऊपर वृद्धि करता है। जैसे मान लो ये एक मुख्य दूब घास का ये तो मुख्य पौधा है। अब यहाँ से इसमें से एक ब्रांच निकलती है और ये ब्रांच थोड़ी सी आगे जाकर जमीन को छूती है, फिर ये ऊपर उठती है, फिर थोड़ी सी आगे वृद्धि करते फिर जमीन को छूती है, फिर ऊपर उठती है, फिर थोड़ी सी आगे जाके जमीन को छूती है। तो इसका कुछ भाग ऊपर उठता है, फिर जमीन को छूते हुए फिर कुछ भाग ऊपर उठता है। इसका जो भाग जमीन को छूता है वहां से ये जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये क्या कर लेगी, यहाँ पर नया पौधा तैयार कर देगी, ये नया पौधा तैयार कर देगी। तो ये ऊपरी भूस्तरी है जिसके द्वारा हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, जमीन की सतह के ऊपर आगे लगातार वृद्धि करती जाती है। अगर हम भूस्तरी की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है वेलिसिनेरिया। भूस्तरी के अंदर क्या होता है, सेम यही प्रोसेस है, लेकिन इसमें देखो ये मुख्य पौधे का तना है, इससे एक ब्रांच निकलेगी, यहाँ से एक शाखा निकलती है, ये शाखा यूं इससे थोड़ी दूर ऊपर की तरफ वृद्धि करती जाती है और फिर जमीन के संपर्क में आ जाती है और यहाँ पर इसके अंदर जड़ें विकसित होना शुरू हो जाती हैं जो नया पौधा बना देती है। हालांकि इसमें ये आगे वृद्धि करती जाती है, लेकिन भूस्तरी के अंदर ये निकलने वाली ब्रांच यूं जमीन को छूते हुए आगे वृद्धि नहीं करते। तीसरा है अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलेगा आपको
अंतःभूस्थानी में क्या होता है, ये डायग्राम यहाँ पर इस पर नजर मारो, ये जो मुख्य तना है, तो अंतःभूस्थानी अपन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो तना है, इसको तना नहीं बोल रहे, ये तना अंदर रहता है जमीन के अंदर। पौधे का जो ऊपर वाला पार्ट पत्तियों के रूप में अपने को दिखाई देता है वो तना नहीं है। तने का जो मुख्य भाग होता है वो जमीन की सतह के अंदर होता है। यहाँ पर भी ध्यान रखिए, ये मुख्य तना नहीं है, ये जो क्या नाम है भूइष्ठ होते हुए आगे यूं इसकी एक ब्रांच निकलकर आगे बढ़ती है, ये भी इसी के अंदर है। तो ये जो पौधे का तने के अंदर वाला भाग है, यहाँ से एक शाखा उत्पन्न होती है और यहाँ कर लेती है। ये अपने को किसमें देखने को पड़ेगा, अंतःभूस्थानी ग्रुप में, पौधे में भी अपने को देखने को मिलेगा। खिजूर भी अपन इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं, खिजूर देखा होगा आपने, खिजूर से जो ऐसे बढ़ते हैं भूविस्तारिका की, भूविस्तारिका का जो एग्जाम्पल है वो है जलकुंभी। इस तरह ये सभी अर्धवायवीय तनों के प्रकार हैं जो नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। अब हम बात करें लीफ की, पत्ती से भी नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसमें देखो, जैसे आपने ब्रायोफिल्म का नाम सुना होगा, एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म। जो ब्रायोफिल्म का पौधा है, आप पत्ती से तने इसका जो नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया है वो ब्रायोफिल्म के एग्जाम्पल के आधार पर समझ सकते हैं हम पत्ती से। जैसे मान लो ये ब्रायोफिल्म की पत्ती की संरचना है, इसके पत्ती के जो कोर वाले भाग हैं, किनारों वाले भाग, ये थोड़े कटे फटे होते हैं, यहाँ अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। अब अगर ये पत्ती वाला भाग पौधे से टूटकर अलग जमीन पे गिर जाता है तो ये जो कलिकाएं भाग हैं ये वृद्धि करती हैं और ये जड़ें अंकुरित करके यहाँ पर क्या कर देंगी, नया पौधा विकसित कर लेंगे। इस तरह पत्ती की सहायता से भी क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, मतलब पुष्प का निर्माण करने वाली जो कलिकाएं होती हैं, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे मान लो ये तना या शाखा का भाग है, तने या शाखा के किसी भाग से इस तरह पत्ती का निर्माण हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यूं ले लेता हूँ। तना या शाखा वाला भाग है, यहाँ से ये पत्ती निकल रही है, ये स्टेम है और ये पत्ती है, यहाँ से एक कलिका विकसित होती है, यह कलिका आगे चलकर पुष्प का निर्माण करेगी। लेकिन क्या हुआ, यह कलिका से उभार जैसी संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे ही उभरी हुई संरचना बना देगी। बहुकोशिकीय संरचना है, मल्टीसेलुलर संरचना है। इसे क्या कहा जाता है, इस बहुकोशिकीय संरचना को क्या कहा जाता है, बुलबिल्स कहा जाता है। इसे बुलबिल्स या पत्र प्रकलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्र प्रकलिका या बुलबिल्स कहा जाता है। इसमें विभाजनशील कोशिकाओं का समूह होता है, इसकी कोशिकाएं विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं। अब अगर ये पत्ती यहाँ से कलिका के साथ अलग होती है या ये कलिका यहाँ से टूटकर गिर जाती है तो जमीन पर यही गिरने वाली जो बुलबिल्स है ये क्या कर लेगी, नए पौधे का निर्माण कर लेगी। इस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सहायता से भी नए पादप का निर्माण हो जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कह रहे हैं भाई, पौधे का जनन अंग होता है वो कौन है, पुष्प। और यहाँ पर पत्ती के कक्ष से निकलने वाली जो कलिका है ये पुष्प कलिका आगे चलकर पुष्प का निर्माण करती है। लेकिन पुष्प का निर्माण करने के बजाय ये कलिका किस में कन्वर्ट हो गई, बुलबिल्स में या पत्र प्रकलिका में कन्वर्ट हो गई। और इसी पत्र प्रकलिका या जब ये यहाँ से अलग होकर जमीन पे गिरी तो इसने नए पादप का निर्माण कर दिया। इस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नए पौधे के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया थी। उसके बाद अच्छा, ये वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ये याद रखें। अच्छा, वेजिटेटिव अपने जड़ का एग्जाम्पल भी देखो, जड़ से किस तरह होता है। जैसे आपने शीशम का पेड़ देखा है, नीम का पेड़ देखा है, शीशम और नीम और भी बहुत बड़े वृक्षों के अंदर अपन ने ये चीज़ देखी होगी। जैसे मान लो ये मुख्य पौधा है, मुख्य पौधे से जो जड़ें निकलती हैं इन्हीं में से कोई जड़ आगे वृद्धि करती जाती है और यही जड़ आगे चलकर एक पर्णिल प्ररोह का निर्माण कर लेती है। इस तरह जड़ों की सहायता से भी नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अच्छा, ये जो पर्णिल प्ररोह बढ़ता है, अपन ये ध्यान में रखना है कि जब पौधे की जड़ से या जब पौधे की जड़ जमीन में वृद्धि करती हुई किसी दूसरे स्थान पर जाकर पत्ती जैसी संरचना के नए पर्णिल प्ररोह का निर्माण करती है तो उस पर्णिल प्ररोह को स्लिप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस तरह नेचुरल पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, कृत्रिम तकनीक जो मानव द्वारा काम में ली जाती है। अपन ये भी कह सकते हैं कि ये मानव द्वारा निर्मित विधियां हैं। इनका उपयोग मनुष्य करता है। कम समय में बहुत सारे पौधे तैयार करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के भी कई तरीके हैं। इसकी जो मुख्य विधियां हैं वो तीन विधियां हैं। एक है कटिंग, एक है लेयरिंग, एक है ग्राफ्टिंग
ये मुख्य इसकी 3 विधियां हैं। इनमें सबसे पहले अपन कटिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो अपन बात करने जा रहे हैं वो कटिंग वाले मेथड की करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो कटिंग या कर्तन वाली विधि है, उस विधि के अंदर हम पौधे के अलग अलग किसी भी भाग को काम में ले सकते हैं। इसमें पौधे का स्टेम वाला पार्ट भी काम आ सकता है, रूट वाला पार्ट भी काम आ सकता है और लीफ वाला या पत्ती वाला पार्ट भी काम आ सकता है। अगर सबसे पहले हम स्टेम की बात करें, तने की बात करें, तो जो स्टेम कटिंग है, अच्छा एक बार इनको सम्मिलित रूप से देख लो। मानव मुख्य विधियों में एक है कटिंग, एक है लेयरिंग और एक है ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हम बात करें कटिंग वाली विधि। कटिंग यानी कर्तन। इसमें क्या किया जाता है, पौधे के तने के किसी भाग को काट लिया जाता है। अब इस तकनीक को अपन कहाँ काम में ले सकते हैं, छोटे शाकीय पौधों में इस तकनीक को हम काम में ले सकते हैं। देखो पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक अपने को पता है कि पादप शाकीय होते हैं और एक अपने को पता है कि पादप काष्ठीय होते हैं। काष्ठीय पौधे वो हैं जिनसे हमारे को लकड़ी प्राप्त होती है या जिनके तने में काष्ठ या लकड़ी मौजूद होती है। शाकीय पौधों के अंदर कभी भी हमें काष्ठ देखने को नहीं मिलेगा, तो जब तने में काष्ठ मौजूद हो उस समय हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। कर्तन तने की जो स्टेम कटिंग की प्रक्रिया है उसमें अपन ज़्यादातर शाकीय पौधों को काम में लेते हैं, लेकिन काष्ठीय पौधों से भी कटिंग की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। काष्ठीय देखो शाकीय पौधों के अंदर तो पौधे का जो भी तने का वाला जो भाग है उसमें लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया जाता है, उसको जमीन में रोपित कर दिया जाता है। काष्ठीय में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक काष्ठीय वृक्ष है, ठीक है, इससे ब्रांचेज निकल रही है, शाखाएं निकल रही है। तो ये जो शाखा है, इस शाखा का जो सबसे शीर्ष वाला भाग है इसमें कभी भी काष्ठ का निर्माण नहीं होता। तो काष्ठीय वृक्षों से कटिंग प्राप्त करने के लिए काष्ठीय वृक्षों की शाखाओं के शीर्ष भागों को काटकर काम में ले लिया जाता है। 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा जमीन में रोपित कर दिया जाता है, जिससे नया पादप तैयार हो जाता है। दूसरी विधि है रूट कटिंग विधि। जैसे हमने क्या किया, ये एक पौधा था, अब इस पौधे से हमने जो इसकी शाखाएं थी उनमें से कई शाखाओं के टुकड़े ले लिए, एक साथ सबको हमने रोपित कर दिया, तो लगभग कुछ ही दिनों के अंदर हमारे को एक साथ कई पादप प्राप्त हो जाएंगे। सामान्य विधि है, कम समय में ज़्यादा पौधे प्राप्त करने की तकनीक है। रूट कटिंग के अंदर क्या काम में ले रहे हैं, हम तने की जगह जड़ को काम में ले लेंगे, लेकिन एक बार स्टेम में जड़ को काम में लिया जाता है। अच्छा, स्टेम का जो टुकड़ा अपन लगा रहे हैं ये कुछ कारकों पे निर्भर करता है, इसका प्रवर्धन होगा कि नहीं होगा, इसके अंदर जो जड़ें हैं वो अंकुरित होंगी कि नहीं होंगी, इसका निर्धारण कुछ कारकों पे निर्भर है। ये है प्रवर्ध की लंबाई, कि अपन कितना लंबा प्रवर्ध काम में ले रहे हैं। अगर हम बहुत बड़ा टुकड़ा काम में ले रहे हैं तो भी हो सकता है उसमें प्रवर्धन न हो पाए। बहुत छोटा टुकड़ा काम में ले रहे हैं, फंगस की वजह से या अन्य इन्फेक्शन की वजह से नष्ट हो जाए, हो सकता है वो जमीन के बिल्कुल पास ही हो और किसी कारण से वो नष्ट हो जाए। तो ये प्रवर्ध की लंबाई पे, मात्र पादप की आयु पे, मात्र पादप का जिस पौधे से अपन ये टुकड़ा प्राप्त कर रहे हैं इस पौधे की आयु पर भी डिपेंड करता है कि ये अंकुरित होगा या नहीं होगा। रोपाई के समय जब हमने ये टुकड़ा काट के अलग कर लिया, अब हम इसको जमीन में लगाएंगे, तो लगाते टाइम वहाँ के आसपास का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो कैसा है। तो प्रवर्ध की लंबाई, मात्र पादप की आयु और रोपाई का वातावरण, ये कुछ कारक हैं जो इसके प्रवर्धन को प्रभावित करेंगे। अच्छा, एक इस कटिंग में मेन चीज क्या है, कर्तन विधि के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, नेपथेलोन एसिटिक एसिड। इन कुछ हार्मोन्स के घोल में अगर कटी हुई कटिंग को हार्मोन्स के घोल में डुबो दिया जाए तो ये हार्मोन्स उसकी कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करने के लिए प्रेरित करेंगे और इस टुकड़े को अगर हम जमीन में रोपित करते हैं तो उसमें जल्दी से जल्दी ग्रोथ होने की संभावना होगी। दूसरा है रूट कटिंग। इसमें हम 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा पौधे की जड़ का टुकड़ा काम में लेते हैं। स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल हैं गन्ना, अंगूर और गुलाब। रूट कटिंग के अंदर हम जड़ का टुकड़ा काम में ले रहे हैं तने की जगह, इसके एग्जाम्पल हैं नींबू, अमरूद, सेब, चेरी आदि पादपों के अंदर इनकी जड़ों को काम में लिया जाता है नया पौधा विकसित करने के लिए। तीसरा है लीफ कटिंग। इसमें पत्ती के किसी टुकड़े या भाग का उपयोग किया जाता है नया पौधा विकसित करने के लिए, इसका एग्जाम्पल है सर्पगंधा। तो ये मुख्य कटिंग के एग्जाम्पल हैं और ये मुख्य कटिंग के भाग हैं जिनमें हम कहाँ से पौधे के किस किस भाग से कर्तन प्राप्त कर सकते हैं।
उसके बाद आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की जो दूसरी विधि है ये हो गई, दूसरी विधि है लेयरिंग या दाब लगाना। लेयरिंग या दाब लगाना विधि ये दो तरीके से संपन्न होती है, एक तो है माउंट लेयरिंग और दूसरी है एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग, अच्छा इन विधियों का उपयोग कहां किया जाता है? इस विधि के अंदर क्या होता है, इस विधि का प्रयोग छोटे पादपों में किया जाता है। जो शाखीय पादप हैं उनमें इस विधि को काम में लिया जाता है। इस विधि के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये जमीन की सतह से थोड़ी सी कम ऊंचाई वाला पौधा है, ये जमीन की सतह से थोड़ी सी कम ऊंचाई वाला पौधा है, इसमें ये शाखा है, ये बहुत सारी शाखाएं इससे निकल रही है। इसमें बहुत ऊपर वाली शाखाओं को तो अपन खींच के नीचे ला नहीं सकते, लेकिन इसके सतह के जो नीचे वाली शाखाएं हैं इन शाखाओं को, जो कोमल शाखा है इन शाखाओं को अपन यूं नीचे जमीन की सतह से टच करवा देते हैं। टच करवाने से पहले ये जो शाखा है इस शाखा की छाल को, ऊपर वाली जो छाल है इसको यूं हटा लिया जाता है, यूं छाल को हटा दिया जाता है। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी छाल को हटाने के बाद इस पर कुछ यहाँ मतलब कुछ लपेट देते हैं, मॉस फर्मी की जो इससे नरम मुलायम है वैसे वाले इस पर लपेट देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सीधा भी इस पर क्या डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं। अब होगा क्या, कुछ समय बाद यहाँ से जगह क्या होना शुरू हो जाएगा, अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। याद रखें माउंट लेयरिंग की विधि के अंदर ये विधि शाखीय पौधों में काम में ली जाती है। इस विधि के अंदर क्या किया जा रहा है, इस विधि के अंदर जमीन से थोड़ी सी ऊपर वाली जो शाखा है जो कुछ ऊंचाई पर है इस शाखा को क्या किया जाता है, नीचे झुकाकर जमीन से टच करवा लिया जाता है। ये जो शाखा नीचे जमीन से टच हो गई, इस शाखा में इस शाखा के ऊपर की छाल को हटाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है और कुछ समय पश्चात इस पे पानी डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। ये जो वृद्धि करने वाला पार्ट होता है ये हमेशा शीर्ष में ऊपर की तरफ रहता है, ये जमीन में नहीं दबाते, ये ऐसे कैसे पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। इसमें कुछ समय पश्चात जड़ों का अंकुरण होगा, यहाँ से इसको काट लिया जाता है और ऐसे कैसे इसको उठाकर नए पौधे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, दूसरी जगह इसको ले जाके लगा सकते हैं। अच्छा ये जो तकनीक है लेयरिंग वाली तकनीक, इस तकनीक का उपयोग किया जाता है बहुत, मतलब ये बहुत बड़े वृक्षों पर लागू नहीं होती ये चीज़ें, मतलब जो फल वाले पौधे होते हैं, फूलों वाले पौधे होते हैं, वो काट जाती है। अच्छा तुम्हें ये कन्फ्यूज हो कि अपन ये प्रक्रिया क्यों करवा रहे हैं, डायरेक्ट जब शाखा से काटना था तो इसकी शाखा को ऐसे काट के लगा सकते हैं। देखो इस पौधे के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, अगर हम इसकी शाखा को काट के लगाएंगे तो इसकी जो सेल्स हैं वो इतनी स्पीड से ग्रोथ नहीं करेंगी, इसमें मतलब जो जड़ों का अंकुरण होगा वो इतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। अगर बजाय हम इसको काट कर अलग करके लगाने से पहले ही अगर इस तरीके से जमीन में दबा के कुछ समय के लिए रहने देंगे तो यहाँ से तेजी से इसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी और हम इसको काट कर आसानी से अलग कर लेंगे। अब हम इसको हम अलग करके लगाते हैं तो ये तेजी से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, क्योंकि जड़ें तो हमने इसमें पहले से निकाली। जैसे मान लो हम इस शाखा को यहाँ से काट के और जमीन में लगाते हैं, फिर इसमें जड़ें निकलने में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर ये धीरे धीरे वृद्धि करता। हमने क्या किया, पहले जड़ें विकसित कर ली, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पूरे के पूरे पौधे को दर्शा रहा है, ऐसे कैसे इसको लगाकर हमने अलग कर दिया। इसलिए हम ये माउंट लेयरिंग की इन तकनीकों को काम में लेते हैं, कम समय में पौधे प्राप्त करते हैं। दूसरी जो तकनीक है इसकी वो है एयर लेयरिंग, इसको काम में लिया जाता है बड़ी झाड़ी एवं वृक्षों के लिए। इस तकनीक में क्या होता है, जो बड़े पौधे होते हैं, जैसे ये मान लो बड़ा पौधा है, इसमें से एक ब्रांच निकल रही है, से ये एक ब्रांच निकल रही है, ये एक ब्रांच निकल रही है, तो इसकी जो जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई वाली जो ब्रांच है या शाखा है उस शाखा की छाल को अपने यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद हम इस पर कुछ रुई वगैरह ये लपेट देंगे और इसकी जो ऊपर वाली शाखा है उस पर हम कोई मटका बांध देंगे। इस मटके से हम एक सूतली या धागे जैसी कोई भी वस्तु इसमें जोड़ के और इसके ऊपर लाकर इसको छोड़ देंगे। यहाँ से बूंद बूंद करके पानी इसके ऊपर गिरता रहे। कुछ ही समय पश्चात इसके अंदर जड़ों का अंकुरण शुरू हो जाएगा। ये शाखा वाला जो आगे का पार्ट है ये ऐसे कैसे मौजूद रहेगा, क्योंकि ये जमीन की सतह के संपर्क में आके प्रोसेस संपन्न हो रही थी, इसलिए इसे टीला दाब भी दिखा जाता है। ये जो प्रोसेस संपन्न हो रही है ये वायु के अंदर ही संपन्न हो रही है। ये वायु के अंदर इसलिए संपन्न, इसको आप इसलिए संपन्न करा रहे हैं कि बड़े वृक्ष की किसी भी शाखा को अपन यूं मोड़ के तोड़ के जमीन में लाके नहीं लगा सकते, दबा सकते, तो ऊपर के ऊपर वायु के अंदर हम इस प्रोसेस को संपन्न करवा देते हैं। जड़ों का अंकुरण होने के पश्चात हम इसको यहाँ से काट कर अलग कर लेंगे,
इसको काट कर अलग करके हम जहाँ भी रोपित करेंगे वही नया पौधा हमारे लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो दो विधियाँ हैं, इसे एयरलेट, अच्छा इसी विधि को वायुदाब विधि या गुत्तिका लगाना भी कहा जाता है, लगाना या गुत्तिका विधि। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं ग्राफ्टिंग विधि की या रोपण विधि की बात करते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की तीसरी विधि है ग्राफ्टिंग या रोपण विधि। उसकी अपन बात करते हैं ग्राफ्टिंग की, रोपण विधि। ये अब से पहले जो अपन ने 2-3 विधियां पढ़ी उनकी तरह सामान्य विधि नहीं है। इसका उपयोग किया जाता है, मतलब अब से पहले जो अपन ने विधियां पढ़ी थी उनमें पुष्पीय पादप फल वाले जो पौधे उनमें ज़्यादातर उन विधियों को काम में लिया जाता है। ये थोड़ी जटिल विधि है। ग्राफ्टिंग वाली जो तकनीक है ये किसी विशेष कारण से काम में ली जाती है। इस तकनीक का उपयोग अपन ज़्यादा इसलिए करते हैं, जैसे मान लो कुछ पौधे हैं अच्छे फल वाले पौधे हैं, जैसे संतरा का कोई पादप है, उसको हम किसी ऐसे वातावरण से लेके आ रहे हैं जहाँ पर वो सही तरीके से तैयार हो जाता है, जल्दी से वो उसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन किसी दूसरे क्लाइमेट या वातावरण में जब अपन उसको लगा के हैं ले जाके, तो वहाँ पर वो उतनी बढ़िया तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में अपन इस प्रकार की विधियों को काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो इस विधि में ग्राफ्टिंग या रोपण तकनीक की जो प्रक्रिया है इसमें दो अलग अलग पौधों को काम में लिया जाता है। पौधे दो अलग अलग पौधे को इस हिस्से होते हैं। दो अलग अलग पौधे का मतलब कि नहीं, दो पौधों को काम में लिया, बड़े पौधों में नहीं होती ये प्रक्रिया संपन्न। मतलब जब पौधे की आयु बहुत कम समय की होती है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता पौधा, बहुत कम समय की पौधे की आयु होती है, वहाँ पर इस तकनीक को काम में लिया जाता है। इनमें जो एक पौधे का भाग, एक पौधा मतलब जिसका एक भाग जिस पौधे का होता है वो उन्नत किस्म वाला पौधा है। अगर उस पर फल आते हैं तो वो बहुत बढ़िया किस्म के फल आते हैं। तो अच्छे किस्म के पौधे के उस हिस्से का जिसका रोपण किया जाता है उसे कलम या सियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कलम या सियोन। उन्नत किस्म वाले पौधे का जिस हिस्से का रोपण किया जाना है उसे कहा जाता है कलम या सियोन। और कलम या सियोन को पौधे के जिस हिस्से पर लगाया जाता है उसे कहा जाता है स्कंद या स्टॉक कहा जाता है, जो कलम को आधार प्रदान करने का काम करता है। दोबारा फोकस करें, हमने दो अलग अलग पौधों के अलग अलग टुकड़े लिए, दोनों टुकड़ों को आपस में हमने जोड़ दिया, इनको जोड़कर हमने नया पौधा प्राप्त कर लिया। तो अच्छी किस्म के जिस पौधे का उपयोग अपन कर रहे हैं उसे तो कहेंगे कलम या सियोन, जिसका अपन रोपण कर रहे हैं। ध्यान रहे, अच्छी किस्म का पौधे का टुकड़ा जिसका रोपण किया जाता है उसे कलम कहा जाता है, और कलम का रोपण पौधे के जिस टुकड़े पर किया जाता है उसे स्कंद या स्टॉक कहा जाता है। कलम और स्कंद दोनों को आपस में बांध दिया जाता है। कुछ समय पश्चात दोनों को जब आपस में बांधेंगे तो लगभग 10 से 15 दिन की अवधि के अंदर इनके जो सेवन उत्तक हैं, इनके जो कैम्बियम हैं, ये आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। तकरीबन 40-45 दिन की अवधि के अंदर ही उसमें अंकुरण या प्रवर्धन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गुलाब, आम, अमरूद, सेब, नींबू आदि पौधों के अंदर ये जो फल वाले पौधे हैं इनके अंदर इस ग्राफ्टिंग तकनीक को काम में लिया जाता है। ग्राफ्टिंग की मुख्य 4 विधियां हैं। एक है जिव्या, एक है बेस ग्राफ्टिंग, जिव्या को हीप या टंग भी बोलते हैं। दूसरी विधि है वो है बेस ग्राफ्टिंग, जिसे पत्थर रोपण भी कहा जाता है। तीसरी विधि है क्राउन ग्राफ्टिंग, जिसे मुकुट या क्रीट रोपण कहा जाता है। और चौथी विधि है बड ग्राफ्टिंग, जिसे कलिका रोपण भी कहा जाता है। सबसे पहले हम हीप या जिव्या वाले विधि की बात करें। देखो, हम जिस कलम या स्कंद को लेकर बात कर रहे हैं पौधे की, तो कलम और स्कंद के लिए पौधे की मोटाई अपनी पेंसिल या अंगुली जितनी ही होनी चाहिए। इतने मोटाई के तने वाले पौधों के अंदर ही इस विधि को काम में लिया जाता है। ग्राफ्टिंग के मतलब ग्राफ्टिंग के लिए जिस स्कंद का जो भाग जिस पौधे से अपन प्राप्त कर रहे हैं उसकी औसत आयु लगभग 10 से या 12 महीने की होनी चाहिए, और उससे कम आयु का जो नया पौधा है उस नए पौधे की हमारे को कलम लेनी है। तो इस विधि में क्या करते हैं, जिव्या वाली विधि में क्या किया जाता है, इसके अंदर जो स्कंद है उस स्कंद के अंदर एक चीरा लगाया जाता है। इसको थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया। इस विधि को अपन काम में क्यों ले रहे हैं, ये बिजनेस पर्पज की विधि है। ऐसे मेथड है जिनसे अपन बागवानी वाले पौधों को या फलों वाले पादपों को तैयार करके दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये ध्यान देने की चीज़ है, स्टॉक वाला जो हमने भाग काम में लिया है, हम इसको संतरा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमें एक उन्नत किस्म का संतरा वाला पौधा है, उससे हमारे को जो संतरे प्राप्त करने हैं उनको हम उस पौधे को अपन हर एक वातावरण में नहीं लगा पा रहे। इसके लिए हमने क्या किया, स्टॉक वाला जो पार्ट हमने काम में लिया है
ये जैसे मान लो एक नींबू वृक्ष के पौधे, नींबू वृक्ष का कोई पौधा है, इसके भाग को हमने स्टोक बना लिया, चीरा मार लिया इसके चाकू की सहायता से। आजकल तो ये प्रक्रिया मशीनों से की जा रही है। तो जिस भाग के तक ध्यान रहे, ये ऐसे पौधों में काम में ले जाने वाली विधियां हैं जिनकी मोटाई सिर्फ अंगुली जितनी ही होनी चाहिए, पेंसिल जितनी मोटाई ही इनमें होनी चाहिए। अब इस भाग का जो मूलांकुर वाला सिस्टम है, ये जड़ें हैं ऐसे कैसे जमीन में स्थापित है, मतलब मूलांकुर के लिए ये स्टोक वाला भाग काम करेगा। स्टोक वाले भाग पर हमने उन्नत किस्म वाले जो संतरा वाला जो पौधा था, उसकी कलम हमने इस पे स्थापित कर दी। दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और दोनों को आपस में जोड़कर हमने एक दूसरे के साथ यूं जोड़कर इसको कसकर क्या कर दिया, बांध दिया। कुछ समय पश्चात जब ये होगा तो इसका अंकुरण शुरू हो जाएगा, तो इसको ऐसे कैसे हम यहाँ से उठाकर कहीं पर भी हम इसको स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, ये मूलांकुर वाला पार्ट इसका है, तो ये उस वातावरण में आसानी से अनुकूलित हो सकता है, ये अपने आप को बनाए रख सकता है। बस इसमें ध्यान देने की चीज ये है कि अगर नीचे वाले पार्ट के अंदर नींबू वृक्ष का पौधा है, यहाँ से कोई ब्रांचेज आ जाती है, तो इस पे जो फल लगेंगे वो नींबू के लगेंगे, यहाँ पर ये नहीं लग सकते, इसलिए इनको नहीं आने देना है। इसके ऊपर वाला जो ये पौधा है, ये नीचे वाला पार्ट नींबू का था, लेकिन ऊपर जो संतरा है वो जो फल आएंगे वो सभी संतरा के हैं। दूसरी विधि है वेज ग्राफ्टिंग, फच्चर रोपण, जैसे नाम से पता चल रहा है। फच्चर रोपण अपनी भाषा में सामान्य अपन ये कह सकते हैं कि जैसे अपन ने एक छोटी सी कास्ट ली, उसमें एक खांचा बना लिया, उस कास्ट के अंदर अपन ने एक दूसरी कास्ट का एक टुकड़ा फंसा दिया, तो अपन ये कह सकते हैं जैसे छोटी ठोकना जिसको अपन बोलते हैं, कि ऐसे एक पार्ट को दूसरे में फंसा देना। इस विधि के अंदर जो स्टोक होता है, ये स्टोक और जो सियोन होता है, दोनों का व्यास समान होना चाहिए, इसमें भी दोनों की मोटाई एक समान होनी चाहिए। स्टोक वाला जो पार्ट है उसमें वी शेप के आकार का यूं चीरा लगा दिया जाता है, इसके अंदर ऐसे इसके अंदर चीरा लगा लिया। इसका जो सियोन वाला पार्ट होता है, इसके अंदर वेज के आकार का यूं इसमें ये चीरा लगा लेते हैं, ऐसे चीरा लगा लेते हैं वेज के आकार का। अब क्या करेंगे, ये सियोन वाला पार्ट है, ये स्टोक वाला पार्ट है, दोनों को एक दूसरे से क्या कर देंगे, यूं इसको इसमें फंसा देंगे। इस तरह जब दोनों एक दूसरे से यूं इसमें फंस जाएंगे, तो इसको कसकर क्या कर दिया जाएगा, यूं इसको कसकर बांध दिया जाएगा, ऐसे बांध दिया जाएगा, वैसलीन लगा दी जाएगी ताकि नमी बनी रहे और ये नया पादप तैयार हो जाएगा। तीसरी जो विधि है वो है क्राउन ग्राफ्टिंग या मुकुट रोपण। नाम से पता चल रहा है, मुकुट रोपण विधि में क्या होता है, जो स्टोक होता है इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, स्टोक थोड़े बड़े आकार का होता है, इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है। स्टोक की तुलना में जो सियोन लगाई जाती है या कलम लगाई जाती है, वो छोटे आकार की एक से ज्यादा कलम इस पर क्या कर दी जाती है, स्थापित की जाती है। इन कलमों के अंदर कलिकाएं विकसित होना शुरू हो जाती है। एक से ज्यादा कलिकाएं एक स्टोक पर लगाने से एक क्राउन जैसी संरचना का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, मुकुट जैसी संरचना का, इसलिए इस विधि को मुकुट या किरीट कहा जाता है। चौथी विधि है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ग्राफ्टिंग तकनीक। कौन सी विधि है, ग्राफ्टिंग तकनीक। ग्राफ्टिंग विधि में क्या किया जाता है, देखो ग्राफ्टिंग जो विधि है इसके अंदर काम में लिया जाता है, मतलब एक जैसे मान लो ये एक पौधा है, ठीक है, 10-12 माह के आयु का पौधा है, इसके अंदर ये शाखा है, शाखा पर यहाँ पर एक साफ स्पष्ट एक फूली हुई कलिका है। अब इस कलिका को हम काम में लेंगे, बड ग्राफ्टिंग के रूप में हम इस कलिका को काम में लेंगे। इस कलिका के लिए वैसे तो जो स्टोक होता है उसमें अलग अलग आकार के चीरे लगाए जा सकते हैं। कलिका को हम स्टोक की छाल को हटाकर भी लगा सकते हैं, बिना छाल हटाए भी हम इसको लगा सकते हैं। अलग अलग कुछ मेथड हैं, आई आकार का चीरा भी लगा सकते हैं, एच के आकार का भी लगा सकते हैं, टी के आकार का भी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो ये है, ये हमारे पास स्टोक है, इस स्टोक के अंदर हमने यूं टी के आकार का इसमें हमने क्या कर लिया, चीरा लगा दिया। टी के आकार का जो चीरा हमने इसमें लगाया है, तो चक्कू की सहायता से हमने इसकी छाल को यहाँ पर क्या कर लिया, ढीला कर लिया। छाल को ढीला करने के बाद इस कलिका को हमने यहाँ इसके अंदर फिट कर दिया। एक ये तरीका है, और इसके अंदर यहाँ से क्या शुरू हो जाए, अच्छा इसके अंदर हमारे को इसमें अंकुरण नहीं होने देना है, यहीं से इसके अंदर परिवर्तन हमारे को करवाना है, तभी वो कलिका वाला जो पार्ट है वो विकसित होगा, जो उन्नत नस्ल का है। या ध्यान रहे सीएम के रूप में हम जिस बात को काम में ले रहे हैं, ये हमेशा उन्नत गुणों वाला भाग होता है, ये मूलांकुर के रूप में काम कर रहा है, ये जनतंत्र के लिए विकसित है। अच्छा दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे ये पार्ट है पौधे का, उसमें इधर हो जाता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी इसके अंदर यूं इस आकार का अपन ऐसे चीरा लगा सकते हैं यूं। और ये वाला जो पार्ट है, जैसे मान लो ये शाखा है, शाखा पर यहाँ पर एक कलिका विकसित है, इस शाखा वाले पार्ट को यहाँ से काटा,
इस कलिका वाले वाट को यहाँ फिट कर दिया, ये शाखा यहाँ पर इसके साथ लगी हुई है, बांध दिया, नमी बचे इस पर और वेस्लिन या मोम की वगैरह कोई परत लगा दी जाती है, इसके अंदर ये हो जाएगी, इस तरह नया पादप बन जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है बड ग्राफ्टिंग। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कलिका बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, और जो मात्र पौधा है जिसके अपन ये जो स्टॉक के रूप में जिस पौधे का भाग अपन काम में ले रहे हैं, उसकी आयु भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये बार बार ध्यान रखने की ग्राफ्टिंग के अंदर बहुत ही अमूल्य जितनी मोटाई के पौधे को तनों को ही काम में लिया जाता है, ये तकनीक थी। उसके बाद हम बात करेंगे, ग्राफ्टिंग हो गई ये, इसके बाद हम ये इसी के साथ हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था एंजियोस्पर्म प्लांट्स में वो पूरा हो गया। उसके बाद अपन जो आगे बात करेंगे वो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की। अब से पहले अपन ने अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया थी सामान्य वो सब पढ़ ली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ जनरल बातें अपन करते हैं। इसमें दो जीव भाग लेते हैं, या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आवर्त बीजियों के अंदर पुष्प में उत्पन्न होने वाले मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेक्शन ऑर्गन हैं, वो दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन इस प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। बात कर रहे हैं, देखो पौधे का जो जननांग होता है वो पुष्प होता है। पुष्प नर एवं मादा जननांगों को धारण करता है। पौधे पे या शाखा पे या तने पे पुष्प जिस संरचना की सहायता से जुड़ा हुआ होता है उसको या उस व्रंत को पुष्प व्रंत कहा जाता है। ये डायग्राम में जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये शाखा पर एक पुष्प लगा हुआ है जिस संरचना की सहायता से जुड़ा हुआ है, इस संरचना को पुष्प व्रंत या पेडिकल कहा जाता है। पुष्प व्रंत का जो शीर्ष भाग होता है, ये वाला भाग जिसकी हम बात करें, ये थोड़ी सी उभरी हुई संरचना के रूप में होता है जिसे पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। हम बात देखो, पुष्प तने का ही रूपांतरण होता है और जितने भी पुष्प के भाग या अंग हैं ये थैलेमस से यहाँ से अपने को स्पष्ट रूप से निकलते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि यहाँ पर तने में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर जो पर्व है उनका आकार बहुत छोटा हो जाता है, पर्व संधियां एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाती है। पुष्प के जितने भी अंग या भाग हैं वो सभी अलग अलग पर्व संधियों से निकलते हैं, लेकिन हम इनको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। ये सभी पुष्पासन से हमारे को निकलते हुए प्रतीत होते हैं। एक पुष्प में मुख्य 4 भाग होते हैं। अगर पुष्प के अंदर ये चारों भाग उपस्थित हों, मुख्य 4 भाग होते हैं, चारों अगर पुष्प में उपस्थित हों तो ऐसे पुष्पों को पूर्ण पुष्प कहा जाता है। इन चारों में से अगर कोई सा भी एक भाग पुष्प के अंदर अगर नहीं है तो ऐसे पुष्पों को अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। पूर्ण पुष्पों के एग्जाम्पल हैं सरसों और मटर जो हमारे फसली पौधे हैं, और अगर हम लौकी और पपीता की बात करें तो ये अपूर्ण पुष्पों के एग्जाम्पल हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब पुष्प के जो मुख्य 4 भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है बाह्य दलपुंज, एक है दलपुंज, एक है पुमंग और एक है जायन। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज की। बाह्य दलपुंज को कैलेक्स भी कहा जाता है। बाह्य दलपुंज पुष्प व्रत पर जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन पर लगने वाला सबसे बाह्य चक्र है बाह्य दल, सबसे बाह्य अंग या भाग है बाह्य दलपुंज। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है बाह्य दलपुंज का जो प्रत्येक, ये जो संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं इन्हें बाह्य दल कहा जाता है। बाह्य दलपुंज कई पत्ती जैसी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अगर हम एक पुष्प व्रंत को यूं पकड़कर पुष्प को यूं उल्टा करते हैं तो सबसे पहले हमारे को छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं इस पर देखने को मिलेंगी। इन्हीं पत्ती जैसी संरचनाओं को सम्मिलित रूप से बाह्य दलपुंज और इसके प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहा जाता है। दूसरा भाग है दलपुंज। दलपुंज बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ अपने को देखने को मिलेगा। सबसे पहले बाह्य दलपुंज से अंदर दलपुंज, इसे कोरोला भी कहा जाता है। पुष्प का दूसरा चक्र है दलपुंज पुष्प का दूसरा चक्र है। दलपुंज का जो प्रत्येक सदस्य है यह दल कहलाता है। यह पुष्प में हमारे को रंगून पंखुड़ियों के रूप में नजर आएगा। ये जो पंखुड़ी जैसी संरचना आपको फैली हुई दिखाई दे रही है, ये संरचना, ये बहुत सारी रंगीन पंखुड़ियां हैं। इन दलों के दलपुंज के सदस्यों की वजह से ही पुष्प रंगीन दिखाई देते हैं। ये परागण की प्रक्रिया के लिए बहुत सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दलपुंज का जो प्रत्येक सदस्य है वो दल कहलाता है। बाह्य दल और दल दोनों ही मिलकर आपस में मिलकर पुष्प का सहायक चक्र बनाते हैं। ये पुष्प की जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, सिर्फ पुष्प का सहायक चक्र बनाते हैं। इनका काम है कलिकावस्था के अंदर जननांगों की सुरक्षा करना, परागण की प्रक्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना। ये दोनों बंधे होते हैं। उसके बाद तीसरा चक्र हम बात करते हैं पुमंग, जिसे एंड्रोसियम भी कहा जाता है। दलपुंज के अंदर की तरफ पुमंग होता है। पुमंग पुष्प का नर जननांग है। पुमंग को क्या कहा जाता है? पुष्प का नर जननांग कहा जाता है और इसका प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। पुमंग जो पुष्प का नर जननांग है, इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है?
पुंकेसर कहलाता है। अगर हम ये जो संरचनाएं देखें, ये जो संरचना हमारे को नजर आ रही है, ये सभी पुंकेसर है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से दल कहा जाता है। अगर हमें पुंकेसर की संरचना में देखें तो ये जो धागे जैसी संरचना अपने को दिखाई दे रही है, इस धागे जैसी संरचना को पुतंतु कहा जाता है। पुतंतु के शीर्ष भाग पर लगी हुई जो डब्बी जैसी संरचना है, इसे एंथर या परागकोश कहा जाता है। परागकोशों के अंदर ही परागकणों का निर्माण होता है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए नर युग्मकोद्भिद में अंकुरित होता है और युग्मकों का निर्माण होता है। ये मुख्य रूप से पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। इस धागे जैसी संरचना को पुतंतु, शीर्ष पे लगी हुई संरचना को परागकोश, ये जो लोबियों से मिलकर बना होता है, इनको जोड़ने वाली संरचना को योजी कहा जाता है। ये नामांकन भी किया हुआ है। पुंकेसर स्टामेन जो उमंग का प्रत्येक सदस्य है। इसका जो अंतिम चौथा चक्र है पुष्प का, वो है जायान, जिसे गाइनोसियम भी कहा जाता है। ये पुमंग के अंदर की तरफ मौजूद है। पुष्प का सबसे भीतरी चक्कर है। जायान को स्त्री केसर भी कहा जाता है और ये पुष्प का मादा जन्नांग होता है। जायान पुष्प का क्या है? मादा जन्नांग। हमने ये जो डायग्राम बनाया है पुष्प का, ये द्विलिंगी पुष्प का डायग्राम है। जायान का जो प्रत्येक सदस्य है वो कार्पल या अंडप कहलाता है। इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? अंडप कहलाएगा। अंडप के मुख्य जो भाग होते हैं उनमें ये जो शीर्ष वाला भाग अपने को दिखाई दे रहा है उसे स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र के नीचे जो लंबी नली जैसी संरचना है इसे स्टाइल या वर्तिका कहा जाता है। इसका जो नीचे का फूला हुआ भाग है उसे कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही प्लेसेंटा की सहायता से बीजांड, ये जो संरचनाएं आपको नजर आ रही है ये बीजांड है, प्लेसेंटा की सहायता से जुड़े होते हैं। इन बीजांडों के अंदर ही मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। एम्ब्रियो सैक में ही एग सेल मौजूद होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर पराग कोषों के स्फुटन से निकलने वाले परागकण या वर्तिकाग्र पर पहुंचकर पराग नलिका का अंकुरण करते हैं। अंकुरित हुई पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय के अंदर प्रवेश करने के बाद ये बीजांड में जाती है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद एम्ब्रियो सैक में मौजूद एग सेल से नर युग्मक का सहलन होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस तरह ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी आपस में मिलकर आपस में मिलकर एक अंडक बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे अंडक को सम्मिलित रूप से ही क्या कहा जाता है? जायान कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए कुछ सामान्य जानकारी, क्योंकि अपनी जो यूनिट थी उसका जो पहला अध्याय वो था आवर्तबीजी पादपों में जनन की प्रक्रिया। पहले अध्याय के अंदर हमारे को लैंगिक जनन एवं अलिंगिक जनन के बारे में कुछ सामान्य बातें करनी थी, क्योंकि हमने अलिंगिक जनन की कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा, कुछ विधियों के बारे में पढ़ा। अब हम इसका जो दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो एंथर हैं इनका निर्माण कैसे होता है, इनके अंदर परागकणों का निर्माण कैसे होता है, उनका परिवर्तन कैसे होता है, नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण कैसे होता है, बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, इन सब बातों को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब से पहले आप ये मान के चलो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बॉटनी का जो पहला अध्याय है वो अपनी इन क्लासों में अब से पहले कंप्लीट हो चुका है। अब अपना जो अगला वीडियो आएगा उसमें अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना दूसरा लेसन। धन्यवाद।